गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पेज 268। पेज 268 और चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर उन्होंने रेस्पिरेशन वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि रेस्पिरेशन हम प्लांट्स फिजियोलॉजी में पढ़ के आ चुके कि रेस्पिरेशन में सेल के लेवल पर किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो इंस्पिरेशन यानी कि गैस का इनटेक है, गैसेस का या एयर का इनटेक, और उसका जो एक्सेलेशन है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं वो कैसे होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो टिश्यू के लेवल पर है वो कैसे होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एयर जो हम बाहर से लेते हैं वो कैसी होती है, रिच इन ऑक्सीजन होती है, और जो हम बाहर छोड़ते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो बाहर से आ रही है वो किस में यूज हो चुकी थी, डिफ्यूजन के थ्रू वो टिश्यूज में जा चुकी थी, और टिश्यूज में रेस्पिरेशन में वो यूज हो चुकी थी। और रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 बनी वो डिफ्यूजन के थ्रू फिर से किस में आ गई, लंग्स में आ गई, और लंग्स से वो बाहर चली गई। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है उसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक फाइलम में अलग अलग पाए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह के हैबिटाट में रह रहा है, उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटाट। तो अब देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, इनमें डिफ्यूजन से होता है। स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स, इनमें कैसे होता है, इनमें होगा डिफ्यूजन से। स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद आता है, यानी कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जितनी बॉडी एक्सपोज्ड है उसके अलोंग ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आएगी, और उसी के अलोंग डिफ्यूज होकर CO2 बाहर जाएगी। इसके बाद आगे दिया अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स किस में आते हैं? अर्थवॉर्म्स आते हैं एनेलिड्स में। तो इनके अंदर डिफ्यूजन देखो कैसे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से। मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब स्किन से डिफ्यूजन होगा। इसके बाद इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इंसेक्ट में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से होगा, जिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होगा, ट्रैकियल ट्यूब्स। और अर्थवॉर्म के केस में क्या था, मॉइस्ट स्किन या फिर क्यूटिकल, उससे होगा। इसके बाद आगे देखो, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसका नाम है गिल्स। गिल्स फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अलोंग जब वाटर करंट पास होता है तो उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आ जाती है। तो इसका मतलब ये यूज किस में होंगे, जो एक्वेटिक हैबिटाट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स यानी कि आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क का, इनके अंदर ये यूज होते हैं। इसके बाद अब आते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग्स। वेस्कुलराइज्ड बैग्स का मतलब ये होता है कि ऐसे बैग्स जिनमें कि एयर एंटर करेगी और वहां से फिर ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ले जाएंगी। ऐसे वेस्कुलराइज्ड बैग्स को कहते हैं लंग्स। तो लंग्स किस में यूज होते हैं? लंग्स यूज होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यहाँ लिख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इसको यूज करते हैं। अब ये टेरेस्ट्रियल एनिमल के बाद आगे क्या दिया है, वर्टिब्रेट्स में फिशेस गिल्स यूज करती हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स यूज करते हैं,
क्योंकि वो कैसे हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहते हैं। एम्फीबियंस रिस्पायर करते हैं मॉइस्ट स्किन से, जैसे कि ये अर्थवॉर्म करता है, और उस तरह के रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। स्किन से होने वाले रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसके बाद मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिन मैमल्स के अंदर, मैमल्स की ज़्यादातर मैमल्स ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो इनके अंदर डेवलप होते हैं। मेन ऑर्गन जो है रेस्पिरेशन का वो लंग्स है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे नेक्स्ट हेडिंग में दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें मेन जो पार्ट है वो तो होते हैं लंग्स, जहां तक कि बाहर से आने वाली एयर अंदर जाती है और ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होता है। लेकिन इसमें कई सारे और छोटे छोटे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एयर एंटर करती है हमारे नोज के थ्रू, और नोज के जो पोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। अब ये देखो क्या लिखा है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। हमारे अपर लिप के ऊपर क्या मौजूद है, नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल से ये पाथवे शुरू होता है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम दिया हो गया है। नॉस्ट्रिल्स के बाद आगे आता है नेसल पैसेज। इट लीड्स टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। इसके बाद आएगा नेसल पैसेज, फिर आएगा नेसल चैम्बर, फिर आएगा नेसोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स। अब नेसोफेरिंक्स के आगे क्या लिखा है, नेसोफेरिंक्स एक पोर्शन है फेरिंक्स का। फेरिंक्स वो पोर्शन होता है जहां पर कि हमारा विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक दूसरे से उनका जंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं फेरिंक्स। तो इसका नाक से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं नेसोफेरिंक्स। और ये जो नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज और नेसल चैम्बर है, ये तीनों नाक के अंदर के हिस्से हैं जहां से एयर होकर गुजरती है। अब देखो, नेसोफेरिंक्स ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंक्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। सपोज ये नेसोफेरिंक्स है, नेसोफेरिंक्स का ये वाला पोर्शन जो कि जाएगा इस विंड पाइप के डायरेक्शन में, यहाँ पर एक फ्लैप लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और इस फ्लैप लाइक कवरिंग का फंक्शन ये होता है कि ये इसको कवर करके रखती है, इसको विंड पाइप को, क्योंकि बाहर से आने, ये वाली रीजन तो नेसोफेरिंक्स है, बाहर से आने वाली जो एयर है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए क्या है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि वो एक बार में एक ओपनिंग को कवर करके रखती है, या तो वो फूड पाइप को कवर करके रखेगी यानी कि इसोफेगस को, या फिर वो विंड पाइप को कवर करके रखेगी। ठीक है, उसका लाभ ये होता है कि एयर जो है वो फूड पाइप में एंटर नहीं करती और फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं करने वाला। इसका एक एग्जांपल मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि अगर तुम लोग ये कोशिश करो कि सांस लेते लेते कुछ निगल सको तो वो तुम नहीं कर पाओगे, है ना। जब हम निगलते हैं उस समय सांस रुक जाती है, क्योंकि निगलने वाली चीज कहाँ जाती है, वो जाती है इसोफेगस के थ्रू स्टमक में। ठीक है, और उसके सांस जो हम लेते हैं वो कहाँ जाती है, विंड पाइप में। तो एक बार में एक ओपनिंग, एक पाइप ओपन करता है एपिग्लॉटिस नाम का फ्लैप। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लेरिंग्स रीजन प्रेजेंट होती है। लेरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये ऑर्गन लेरिंग्स कुछ इसी तरह का होता है जैसे विंड ब्लोइंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं कि उनमें हवा छोड़ो तो उनमें से आवाज निकलती है, जैसे कि सीटी में से आवाज निकलती है, छोटे बच्चों की जो सीटी आती है वो वाली। और इसके अलावा बांसुरी में से, इसके अलावा शंख में से,
है ना, शहनाई में से। तो इस तरह के फूंकने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, उसी तरह का वाद्य यंत्र हमारे गले में है। उसमें से भी आवाज तब निकलती है जब हम उसमें एक साइड से एयर पुश करते हैं, है ना। और उसी तरह से किसी की आवाज यानी कि वॉइस प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered with thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity. नीचे तो हमारे एब्डोमेन होता है, इसके ऊपर थोरैक्स होता है। थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। अब मिड थोरैकिक कैविटी तक क्या जाती है, ये ट्रेकिया जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है कि एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स, इनके बाद एक लंबी ट्यूब नीचे तक आती है, जिस ट्यूब पर रिंग्स लगी हुई हैं, उसको कहते हैं हम ट्रेकिया। ये ट्रेकिया मिड थोरैकिक रीजन तक आती है। जैसे सपोज थोरैक्स यहाँ तक है, तो इसके मिड यानी कि यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकस सिंगुलर है और ब्रोंकाई प्लूरल है ना। इसके बाद क्या लिखा है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो गया। अब ये ब्रोंकाई क्या करेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगे, यानी कि डिवाइड होते चले जाएंगे, और एंड में ये बनाएंगे ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये अल्टीमेटली जाकर कहाँ मिलेंगे, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। वहां तक ये ब्रोंकियोल्स एयर की सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एयर अपने टर्मिनल एंड तक जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, देखो, ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया के चारों तरफ कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स। सपोज ये ट्रेकिया है, इसके चारों तरफ ये कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई है, जैसा कि बुक वाले डायग्राम में भी दिखा है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये इस ट्रेकिया को स्ट्रेंथ देती है, ताकि अगर अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाए तो ये कोलैप्स होकर सिकुड़ ना जाए। इसका ये फंक्शन है, ठीक है। ये उसको पिचकने से बचाती है, क्योंकि अगर अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया तो वो ऐसे करके पिचक सकते हैं। तो ये रिंग्स का ये फंक्शन होता है। अब आते हैं आगे। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज ऑफ लंग्स। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। अब ये प्लूरा क्या होता है, सपोज ये एक लंग है और इस लंग के चारों तरफ ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं प्लूरा। प्लूरा या फिर प्लूरल कैविटी। इसे प्लूरल कैविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि ये फ्रिक्शन से बचाता है, क्योंकि लंग्स में तो लगातार एयर आएगी और जाएगी, तो लंग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करेंगे। तो इसीलिए वो आसपास की जो उनके कवर करने वाला बोनी स्ट्रक्चर है, जिसको हम रिब केज कहते हैं, उसके साथ वो फ्रिक्शन ना करने पाए, इसके लिए प्लूरल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लूरल कैविटी। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्लूरल फ्लूइड यहाँ से खत्म हो जाता है। तो उस केस में जैसे जब हम सांस लेते हैं तब तक ये जो लंग्स होते हैं, इनका फ्रिक्शन होता है रिब्स के साथ और बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने यही बताया, प्लूरल फ्लूइड इन बिटवीन देम, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface। तो यानी कि बाहर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होती है thoracic cavity और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ये लंग का मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है ये प्लूरल कैविटी। इसके बाद the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे नॉस्ट्रिल से लेके आगे कहाँ तक, आगे इसमें ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद आते ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल,
यहाँ का जो पार्ट है इसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है एयर का बाहर से लेके अंदर तक एयर की सप्लाई हो गई। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। अब रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट में आते हैं एल्वियोलाई एंड देयर मेम्ब्रेन्स, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, ये फॉर्म करते हैं एक्सचेंज वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से। इसके बाद आता है कंडक्टिंग पार्ट, ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू बॉडी टेम्परेचर। तो ये इनकी फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट की। सबसे पहली क्या बताई कि वो एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें से फॉरेन पार्टिकल्स को हटाता है, क्योंकि इस पूरे पैसेज में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। साथ में पूरे पैसेज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद ह्यूमिडिफाइज, क्योंकि अंदर क्या मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है, तो वाटर वेपर क्या करती है, उसको थोड़ा नमी दे देती है, उसको बॉडी के टेम्परेचर पर ले आती है। तो इसीलिए बाहर कई बार ऐसा होता है कि बाहर बहुत सर्दी होती है, तो जब हम एयर अंदर सांस लेते हैं तो हमें वो ठंडी महसूस होती है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर में वो ठंडी है, तो बॉडी पहले उसे अपने टेम्परेचर पर ले आती है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, वो एल्वियोलाई और उनके डक्ट्स हैं, जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का डिफ्यूजन होता है। इसके बाद आते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेकिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां पर कि लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं थोरेक्स। ठीक है, अब थोरेक्स में लंग्स प्रेजेंट है, थोरेकिक चैम्बर में लंग्स प्रेजेंट है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है। इसके बाद थोरेकिक चैम्बर इज फाउंड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की तरफ इस थोरेकिक चैम्बर के प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ प्रेजेंट होती हैं रिब्स, है ना, रिब्स यानी कि पसलियां, और इनसे जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको रिब केज कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, आगे की तरफ एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसमें कि सारी रिब्स आकर जुड़ती हैं, उसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हुए, वेंट्रली बाय स्टर्नम, ये वेंट्रली, लेटरली बाय रिब्स, डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, लोअर साइड बाय द डोम शेप डायाफ्राम। डायाफ्राम इसकी नीचे वाली जो बाउंड्री है वो बताता है कि थोरेकिक कैविटी कहाँ तक है। तो थोरेकिक कैविटी नीचे से डायफ्राम तक होती है, साइड में रिब्स तक होती है, आगे स्टर्नम तक होती है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम तक होती है। तो इस तरह से ये क्लोज्ड चैम्बर बन जाता है। इस तरह का एनाटॉमिकल सेटअप कैसा है कि इसकी वॉल्यूम में जरा भी चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लो प्रेशर एरिया या हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा लंग्स में और उनमें मूवमेंट होगी। देखो क्या लिखा है, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग और पल्मोनरी कैविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो मूव करने वाली चीजें क्या है, हमारी रिब्स मूव कर सकती हैं और स्टर्नम मूव कर सकता है, कैसे, मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स के थ्रू। इसके अलावा डायफ्राम भी ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये चीजें जब भी मूव होंगी तो थोरैकिक कैविटी चेंज होगी, अंदर की वॉल्यूम चेंज होगी, और अगर अंदर की वॉल्यूम चेंज होगी तो लंग्स भी उसके साथ साथ एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि सब चीजें अंदर एयर टाइट है। इस तरह का अरेंजमेंट एसेंशियल है ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने लंग्स की वॉल्यूम को घटा बढ़ा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, थोरैकिक वॉल्यूम को घटाते बढ़ाते हैं, क्योंकि उसके साथ वो चीज जुड़ी हुई है। अब रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं,
सबसे पहला स्टेप ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच और CO2 रिच एल्वियोलर एयर बाहर चली जाती है। इसके बाद दूसरा, एल्वियोली के मेम्ब्रेन पर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। अब ये वाली जो चीजें थी वो कैसे हुई थी कि बाहर से एयर अंदर आ रही है, ठीक है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, कंडक्शन का प्रोसेस है। इसके बाद डिफ्यूजन हुआ एल्वियोलाई, सपोज यहाँ पर एल्वियोलाई था, एल्वियोलाई के लेवल पर क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, है ना, और ये थी ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो इस ब्लड को लेके जा रहा है कहाँ तक, टिश्यूज तक लेके जा रहा है। सपोज यहाँ पर टिश्यूज है तो इसके पास से ब्लड वेसल गुजर रही है, यहाँ पर फिर से डिफ्यूजन होगा, है ना, फिर ये ब्लड वेसल क्या लेके आएगी, CO2, क्योंकि इस टिश्यू से इसने क्या ले लिया, CO2, फिर लेके आएगी कहाँ तक, यहाँ तक लेके, यहाँ पर वो फिर से क्या दे देगी उसको, CO2 रिच एयर फिर से दे देगी। यूटिलाइजेशन और डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, वो ये हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन इस सेल के या टिश्यू के अंदर होगा, और उसकी वजह से जो CO2 बनेगी वो फिर से किसमें, इस ब्लड स्ट्रीम में फिर से आ जाएगी, और इस ये वाला जो सर्किट है इसे पंप कौन करता है, इसे पंप करता है हार्ट, ठीक है। तो इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है ये हम करेंगे।